हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराऊंगा जिससे कैश फ्लो का सारा डर, सारी टेंशन आपकी ए टू जेड खत्म हो जाएगी। कैश फ्लो के अंदर जितने भी मैक्सिमम एडजस्टमेंट बन सकते हैं मैं आपको उसकी बात करूंगा, उसको दिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट करने कैसे हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छे से देखना क्लास, तुम्हें पूरा का पूरा एडजस्टमेंट समझ आ जाएगा कैश फ्लो के मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगा क्लास, जितने मैक्सिमम बन सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स जो कि कैश फ्लो में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लास यहाँ पे गुडविल की, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या क्या होगा, ध्यान से देखना क्लास। गुडविल का जो ट्रीटमेंट, देखो गुडविल हो, पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, जनरली ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं। इसका दो, या तो ये राइट ऑफ होगा या तो ये परचेज होगा। राइट ऑफ का मतलब क्या है, पहले 5 लाख था अब 4 लाख हो गया, तो 1 लाख का गुडविल रिटर्न ऑफ। 90% केसेस में आपको राइट ऑफ ही देखने को मिलता है। तो गुडविल रिटर्न ऑफ जो है वो क्लास आप ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे। ठीक है, जो ग्लिड वाला आइटम था ना, ग्लिड फॉर्मेट में बताया था, उसमें आप प्लस कर दोगे। और अगर गुडविल परचेज हो रहा है 5 से 6 बढ़ रहा है अगर, तो वो इन्वेस्टिंग से माइनस कर दोगे, क्योंकि क्लास पैसा जा रहा है, आप परचेज कर रहे हो तो पैसा जा रहा है। राइट ऑफ ऑपरेटिंग में प्लस और क्लास परचेज इन्वेस्टिंग से माइनस। इनमें सारे ट्रीटमेंट बताऊंगा, जहां भी तुम्हें समझना है कमेंट सेक्शन में लिख लेना। ठीक है, दूसरा है फुटनोट में तुम्हें देखने को मिल सकता है प्रपोज डिविडेंड। बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में जो चेंजेस आए थे उसके बाद ये फुटनोट में आ गया, और ये फुटनोट में आने की वजह से आपको 2 साल का नीचे दिया रहेगा, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया रहेगा। हमेशा ये नीचे दिया रहेगा, बहुत हाईली चांस है कि नीचे आपको दिया मिले इस साल। ठीक है, तो आपको 2 साल का फिगर दिया होगा, आपको याद रखना हमेशा आपको प्रीवियस ईयर का जो है, जो प्रीवियस ईयर का है उसे ऑपरेटिंग में प्लस करना है, उसी को फाइनेंसिंग से माइनस करना है। फाइनेंसिंग से माइनस करोगे डिविडेंड पेड के नाम से, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे प्रपोज डिविडेंड के नाम से। ठीक है, तो दो चीजें क्लास आपने समझ लिया। ऑपरेटिंग में प्लस करोगे प्रपोज डिविडेंड के नाम से, फाइनेंसिंग में माइनस करोगे डिविडेंड पेड के नाम से। तीसरी चीज, प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर ये सबसे पहले, अगर ये क्लास एडिशनल पॉइंट में दिया है, बस इन एडिशनल पॉइंट ओनली, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशनल पॉइंट में दिया है और कहीं नहीं दिया, सिर्फ आपको एडिशनल पॉइंट के अंदर दिया और कहीं नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये सिर्फ आपको एडिशनल पॉइंट में दिया गया टैक्स पेड, तो बिना प्रोविजन बनाए टैक्स पेड कैसे हो सकता है? मैं 12th पास हूं, फिर मुझसे कोई बंदा पूछ रहा है भाई 10th भी पास हो, बोलो पागल है क्या, बिना 10th पास किए 12th में आ कैसे गया मैं 12th पास होने के लिए? तो यानी कि अगर टैक्स पेड है तो मेड भी हुआ ही होगा, पक्की बात है। हाँ, अगर मेड है तो जरूरी नहीं है कि पेड हुआ होगा, बट अगर पेड है तो मेड तो हुआ ही होगा। तो इसीलिए टैक्स पेड क्या करेंगे, ऑपरेटिंग से माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग में ही प्लस करोगे। ठीक है, माइनस करेंगे किस नाम से, टैक्स पेड के नाम से लास्ट में, और प्लस किसके नाम से करोगे, फुल फॉर्म लिखना एग्जामिनेशन में, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड के नाम से। तो पहली चीज, अगर आपको सिर्फ नीचे दिया गया है, ऊपर नहीं दिया गया, सिर्फ नीचे दिया गया है, तो क्लास इससे सेम जगह प्लस माइनस दोनों करोगे। अच्छा, अगर सिर्फ ऊपर दिया गया है फिर क्या करोगे? तो अगर बैलेंस शीट में दिया है तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों होगा, तो करंट ईयर का जो है वो क्लास मेड होता है ऑपरेटिंग में प्लस, और प्रीवियस ईयर का पेड होता है ऑपरेटिंग से ही माइनस। करंट ईयर का मेड होगा ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस ईयर का पेड होगा ऑपरेटिंग से माइनस। मतलब मेड प्लस पेड माइनस, मेड प्लस पेड माइनस, ये तो पता ही है, मेड प्लस पेड माइनस। लेकिन करंट ईयर का प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। पिछले साल जो प्रोविजन बनाया था उसकी पेमेंट करेंगे, इस साल का प्रोविजन बनेगा। और एडिशनल पॉइंट में तो फिगर एक ही है, फिर यही मेड है यही पेड है, हमें पता ही नहीं है मेड कितना था, तो हम मानेंगे जितना पेड हुआ उतना ही मेड था, इसके अलावा क्या मान सकते हैं? अब ये एक तीसरा केस, आपको बैलेंस शीट और एडिशनल पॉइंट में दोनों दिया है, फिर तो आप अकाउंट बनाओगे। यानी कि अगर आपको एडिशनल पॉइंट में दिया है, बैलेंस शीट में भी दिया है, तो आप अकाउंट बनाओगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का मैं सिखा चुका हूं आपको, टैक्स पेड इधर आता है, मेड इधर आता है, मेड ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस। मतलब है ये ऑपरेटिंग के अंदर ही, ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर सबसे नीचे। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में 10,000 आपने बोला, 10,000 प्लस कर दो, 10,000 माइनस कर दो, तो इससे अच्छा छोड़ना दें सर। बेटा पूरा कैश फ्लो छूट जाएगा ऐसे प्लस माइनस छोड़ोगे तो, आपको दिखाना पड़ेगा कैश फ्लो में, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। नेट इफेक्ट जीरो है आई नो, बट आप छोड़ नहीं सकते। तो ये होगा प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट। आई होप आपको समझ आ गया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर तुम्हें अच्छे समझ आ रहा है तो। फोर्थ पॉइंट, इंटरिम डिविडेंड, इससे बाहर नहीं जाएगा कभी भी, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए इससे बाहर नहीं जाएगा। इंटरिम डिविडेंड, इसके अलावा जो एसेट अकाउंट है, एक्यूमुलेट एसेट और एक्यूमुलेट डेप अकाउंट, ये बहुत ज्यादा चांस है आने का। एसेट्स और एक्यूमुलेट डेप अकाउंट दोनों का एक साथ, जब बैलेंस शीट के अंदर भी डेप हो और नीचे भी डेप हो, इसका मैंने स्पेशली करा रखे हैं क्वेश्चन और बहुत अच्छे से करा रखे हैं, उसको भी करके जाना। ठीक है, ये सारे एडिशन पॉइंट है वो अकाउंट वाला, उसको भी करके जाना, और बस ये पॉइंट कर लेना, कैश फ्लो इससे बाहर नहीं जाएगा। इंटरिम डिविडेंड लिखा हो,
चाहे इंटरेस्ट पेड लिखा हो चाहे डिविडेंड पेड लिखा हो, हमेशा ये तुम्हें एडिशनल पॉइंट मिलेगा, कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा। तीनों ही केसेस क्लास आपको एडिशनल पॉइंट मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा, तीनों केस एडिशनल पॉइंट में। तो इंटरिम डिविडेंड जो है अगर आपको नीचे दे रखा है तो आप क्या करोगे क्लास, ऑपरेटिंग में प्लस करोगे, फाइनेंसिंग से माइनस करोगे। माइनस किस नाम से करोगे, इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्लस किस नाम से करोगे, प्रपोज डिविडेंड के नाम से, प्रपोज डिविडेंड ब्रैकेट में इंटरिम। इंटर्म नहीं लिखोगे तो भी गलती नहीं होगी, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे नंबर नहीं कटते, इतना तो क्लास पता है सबको भी, इतना दिमाग होता ही है टीचरों में भी कि वो इतना जान सके बच्चा क्या लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्लास, यानी कि अगर नीचे लिखा है तो ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। डिविडेंड पेड का दो ट्रीटमेंट होता है, एक मैंने और बताया था कि नीचे एडिशनल पॉइंट पे फुट नोट में लिखा होगा प्रीवियस ईयर का, वो प्लस माइनस करोगे। इंटरिम डिविडेंड लिखा होगा तो वो प्लस माइनस करोगे। अगर मान लो खाली डिविडेंड पेड लिखा है, खाली डिविडेंड पेड लिखा है तो ये भी ऑपरेटिंग में प्लस होगा सबसे ऊपर टिप वाले में, और फाइनेंसिंग से माइनस। माइनस किस नाम से करोगे, डिविडेंड पेड। भैया अगर तुमने डिविडेंड पेड किया है, मैंने तुम्हें कहा था डिविडेंड पहले क्या होता है, प्रपोज, फिर डिक्लेयर, फिर पेड। अगर पेड हुआ तो पक्की बात है डिक्लेयर भी हुआ होगा और प्रपोज भी हुआ होगा। तो खाली डिविडेंड पेड लिखा है तो पेड तो हुआ ही है, लेकिन साथ में प्रपोज भी हुआ होगा, प्रपोज डिविडेंड। तो यानी कि नीचे अगर डिविडेंड पेड लिखा है, टैक्स पेड लिखा है, उसका दो ट्रीटमेंट होगा, टैक्स पेड का ऑपरेटिंग में प्लस, ऑपरेटिंग से माइनस, डिविडेंड पेड का ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। ठीक है, अच्छा ये क्लास डिविडेंड पेड का हो गया। ठीक है, ये डिविडेंड पेड सेम। अब ये क्लास, ये तो डिविडेंड पेड का लिख दिया मैंने गलती से, चलो कोई बात नहीं, नाम चेंज कर देते हैं, ये हो गया डिविडेंड पेड। अगर इंटरेस्ट पेड किया है चाहे लोन पे चाहे डिबेंचर पे, तो इंटरेस्ट जो पेड किया है तो वो फाइनेंसिंग से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किस नाम से, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा, किस नाम से, इंटरेस्ट पेड। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। किस नाम से लिखोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर जो भी। तो अगर आप इन तीनों का ट्रीटमेंट देखोगे, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस। डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में ऊपर प्लस, टिप में और फाइनेंसिंग से माइनस। इंटरम डिविडेंड पेड का भी सेम है, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा, एक ही आएगा। और इंटरेस्ट पेड अगर लिखा हो यहाँ पे क्लास, अगर इंटरेस्ट पेड लिखा हो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और डिबेंचर्स जो भी है, तो उसे क्लास आप क्या करोगे, फाइनेंसिंग से माइनस क्योंकि पेड हो गया, और ऑपरेटिंग में प्लस क्योंकि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। कई बच्चे रीजन पूछने लग जाते हैं, सर ये ऑपरेटिंग में प्लस क्यों होता है। क्योंकि बेटा देखो, आपने इंटरेस्ट पेड को यहाँ से तो घटा ही दिया, फिर आपने P&L अकाउंट के डेबिट साइड भी दिखा रखा होगा, उससे भी प्रॉफिट गिर गया होगा। उसी नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो में सबसे ऊपर दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो क्लास यहाँ से भी गिरा दिया आपने, उधर से भी गिरा दिया, दो बार प्रॉफिट गिर गया, कम हो गया, इसलिए ठीक एक बार उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जाना नहीं है, आगे समझोगे, बहुत आगे भी तुम्हें सीखने को मिलेगा, टेंशन मत लो, आगे समझ तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया रीजन आपको। ये समझ आ गया क्लास आपको डिविडेंड वाला पॉइंट। एक और पॉइंट है इंटरेस्ट रिसीव। अब इंटरेस्ट मिलता इन्वेस्टमेंट पे है, पेड लोन पे डिबेंचर पे होता है, बट मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। अगर लिखा है 9% इन्वेस्टमेंट्स, तो यानी कि 9% क्या है क्लास, आपका इंटरेस्ट ही है। तो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग से माइनस होगा, किस नाम से क्लास, इंटरेस्ट इनकम के नाम से। याद है ग्लिड में नीचे इंटरेस्ट इनकम, और इन्वेस्टिंग में प्लस होगा इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। तो अगर क्लास तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग में प्लस, पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग से माइनस, नेट इफेक्ट अपोजिट ऑपरेटिंग में। लाइक फाइनेंसिंग से माइनस किया, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टमेंट में प्लस किया तो ऑपरेटिंग में क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ गया क्लास यहाँ तक। लेकिन कोई तुमसे पूछे कि इंटरेस्ट रिसीव किस एक्टिविटी में आता है, तो इन्वेस्टिंग ही बोलना, ऑपरेटिंग मत बोल देना सर वहाँ भी तो आता है। ये नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए है, जो अभी मैंने तुम्हें क्लास इंटरेस्ट का सिखाया उसी तरीके से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन बैलेंस शीट, अगर क्लास सिक्योरिटी रिजर्व बैलेंस शीट में है तो पक्की बात है वो बढ़ रहा होगा कुछ ऐसा, 5 से 6 लाख। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, बढ़ रहा होगा 5 से 6 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 to 6 लाख। तो 1 लाख का क्लास ये क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 1 लाख का। तो जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख का एक्स्ट्रा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो एक्स्ट्रा है क्लास 1 लाख का, उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना। अगर बैलेंस शीट में है तो एक ट्रीटमेंट होता है, एडिशनल पॉइंट में है 2 ट्रीटमेंट होता है। आपको ये बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्लास 11th से ही बताता हुआ क्लास मैं आ रहा हूँ, या फिर आपने जहाँ भी पढ़ा होगा बताया जरूर होगा। एडिशनल पॉइंट के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। फिर ये सिक्योरिटी में रिजर्व आपको एडिशनल पॉइंट में दे रखा है, यानी कि नीचे दे रखा है एडिशनल पॉइंट में, तो आप क्या करोगे, फाइनेंसिंग में प्लस करोगे, लेकिन ऑपरेटिंग से माइनस करोगे। किस नाम से, नाम सेम ही होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, ऑपरेटिंग से माइनस और फाइनेंसिंग में प्लस, वो जो बीच वाला पोर्शन है आप उसमें ये काम कर सकते हो। तो सिक्योरिटी में रिजर्व बैलेंस शीट में है तो फाइनेंसिंग में प्लस होगा ओनली, और अगर क्लास ये एडिशनल पॉइंट में तो फाइनेंसिंग में तो प्लस होगा ही होगा, साथ में ऑपरेटिंग से माइनस भी होगा। रेयर केस है, बट लिंक कर लो क्लास, क्या पता रेयर ही आ जाए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, आप सबको पता होगा, राइट। अच्छा एक चीज़ और क्लास बच्चे पूछ सकते हैं कि सर अगर सिक्योरिटी में घट रहा है तो क्या करें। देखो यार, सिक्योरिटी में घटेगा सिर्फ एक ही केस में,
जब कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम घटेगा कब? जब कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही होगी। तो आपको क्लास उसको इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना। मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में, बोनस शेयर के बारे में। बढ़ेगा तो ही लेना है, घटेगा तो इग्नोर करना है, क्योंकि उसमें कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है। तो बोनस शेयर को भी इग्नोर करना है शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी इग्नोर करना है। प्लस माइनस कैंसिल, नेट इफेक्ट जीरो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसका ट्रीटमेंट ही वही है, इसलिए मैं वही बता रहा हूँ। एडिशनल पॉइंट, अब सुनो मेरी बात। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्वेश्चन क्या होगा देखो। 9% डिबेंचर्स आपको मान लो दे रखा है, करंट ईयर में 5 लाख, प्रीवियस ईयर में था 8 लाख। 3 लाख का डिबेंचर रिडीम किया, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो फाइनेंसिंग से माइनस करोगे ही करोगे, डिबेंचर रिडीम हो रहा है तो फाइनेंसिंग से माइनस कर दोगे। लेकिन जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, क्वेश्चन कह रहा है डिबेंचर्स रिडीम 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो 3 लाख तो डिबेंचर रिडीम हो गया। प्रीमियम भी है कितना क्लास? 10%, यानी 30,000। तो ये जो 30,000 है लौटाया तो पैसा गया फाइनेंसिंग में माइनस। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और सेम अमाउंट क्लास ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, जहाँ एसपीआर लिखते थे ना वहीं पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यानी कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो फाइनेंसिंग में पैसा आता है, ऑपरेटिंग से माइनस होगा। लेकिन अगर प्रीमियम और रिडम्पशन उल्टा है तो फाइनेंसिंग से पैसा जाएगा लौटाते वक्त, और ऑपरेटिंग में क्लास उल्टा हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो वहाँ क्या होगा? प्लस होगा। कभी दोनों सेम नहीं हो सकता, ठीक है। ओके सर, बात समझ आ गई। अब आते हैं क्लास अगले पॉइंट पे, जो कि है इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स रिफंड अगर क्लास तुमको दे रखा है, फिर तुम क्या करोगे? मेरी बात समझना, बिना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड पेड के तो इनकम टैक्स रिफंड होगा नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स होगा तभी तो इनकम टैक्स रिफंड होगा। एक्सेस टैक्स दे देते हैं ना जब हम लोग अंदाजे से, इनकम कमाया रियल का, तो वापस आ जाता है। तो सुनो, इनकम टैक्स रिफंड को दोनों फिगर से माइनस करना होता है, बस खत्म। और कोई इस इनकम टैक्स रिफंड का कैश फ्लो के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ध्यान समझना। अगर तुम कुछ और करके नेट इफेक्ट बराबर दिखाते हो तो चल जाएगा उसमें, इस केस में चल जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड को क्लास तुम्हें बिल्कुल भी कैश फ्लो के अंदर नहीं भेजना। ये जो 5,000 है यहाँ से भी कम हो जाएगा, यहाँ से भी कम हो जाएगा, दोनों जगह से कम हो जाएगा। तो तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो 12,000 का है, और तुम्हारा टैक्स पेड जो है वो 7,000 का है। ये ऑपरेटिंग से माइनस होगा और ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा। यानी वैसे तो 17 था, 17 था, यहाँ से माइनस कर दिया, हो गया 12,000। इसको भी कम कर दिया, हो गया 7,000। तो ये जो क्लास टैक्स रिफंड है ये दोनों फिगर को कम करता है। प्रोविजन फॉर टैक्स को भी कम करेगा, टैक्स पेड को भी कम करेगा। तो आपका टैक्स पेड जो तुम दिखाओगे वो 7,000 दिखाओगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो दिखाओगे वो 12,000 दिखाओगे। ये हो गया क्लास इनकम टैक्स रिफंड का ट्रीटमेंट। अगला है कोई अर्थक्वेक आ गया, लॉस आ गया, क्लास को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो वो ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। माइनस क्या होता है क्लास? इंश्योरेंस क्लेम, जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उससे वो माइनस होगा। और प्लस क्या होगा क्लास? लॉस ऑन क्लास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, जो भी है लॉस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मान लो क्लास भूकंप आ गया, 5 लाख रुपए का क्लास नुकसान हो गया, तो क्लास लॉस आप लिख दोगे 5 लाख। इंश्योरेंस क्लेम दिया नहीं है तो मत लेना, मेरी बात ध्यान सुनो। अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी लॉस हो गया क्लास, ठीक है, या फिर आग लग गई, चोरी हो गया, 5 लाख का नुकसान हुआ, तो नुकसान तुम यहाँ प्लस कर दोगे ऑपरेटिंग में, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब टिप में ना, टिप में उसी में प्लस करोगे, टिप के नीचे। उसके बाद मतलब उसी लाइन में बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हेडिंग के ऊपर उसी में प्लस करोगे आप। और इंश्योरेंस क्लेम में अगर कोई मिल गया 4 लाख कुछ का, उसे क्लास आप माइनस कर दोगे। मेरी बात समझ गए? तो लॉस लिखा है तो लॉस को प्लस करना है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है उससे कुछ तो उसे माइनस कर देना है, इनकम को माइनस कर देना है, और कुछ नहीं होगा। लेकिन सर खाली लॉस लिखा है तो खाली प्लस करना, इंश्योरेंस क्लेम लिखा है नहीं तो माइनस क्यों करोगे, खाली प्लस करना। लेकिन सर खाली इंश्योरेंस क्लेम लिखा है 2 लाख का मिला है, बेटा इंश्योरेंस क्लेम तुमको फ्री का थोड़ी मिल गया, बिना लॉस हुए कैसे मिल सकता है? इंश्योरेंस क्लेम मिला है मतलब लॉस तो हुआ ही होगा, और मैंने लॉस दिया नहीं है तो मैं मानूंगा 2 लाख का ही लॉस है। जैसे टैक्स पेड था तो हमने मान लिया मेड भी होगा, उसी तरीके से इनकम इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला है तो पक्की बात है लॉस तो हुआ ही होगा। तो इसलिए क्लास हम सेम अमाउंट का लॉस मानेंगे, 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस, ये इसका काम होगा। आगे बात समझ। लेकिन खाली लॉस हुआ है तो जरूर नहीं क्लेम मिले, क्या पता क्लेम ना मिले, कंपनी रिजेक्ट कर दे, तो इसमें सिर्फ प्लस करेंगे, अपने आप क्लेम नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया है तो अपने आप पेड नहीं मानेंगे, बट पेड दिया है तो अपने आप मेड मानेंगे। डिविडेंड पेड दिया तो अपने आप प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड मानते हैं, ये ट्रीटमेंट ध्यान रखना। बोनस इशू, कंपनी बोलेगी कि 4:1 में कंपनी बोनस दे रही है, 5:1 में, 4 को 1 शेयर फ्री, 5 को 1 शेयर फ्री,
और इशू था मान लो 10 लाख, अब हो गया 12 लाख, तो डिवाइड 5, ये जो 2 लाख का इशू किया है ना, ये फ्री में किया हुआ है। तो क्लास जब भी बोनस शेयर इशू हुआ है तो बोनस शेयर को फाइनेंसिंग में इग्नोर करना है, मत लेना, क्योंकि बोनस शेयर वो शेयर जो फ्री में इशू किया है, क्योंकि आपने फ्री में इशू किया तो बदले में पैसा तो आया ही नहीं। इवन आपने डिबेंचर इशू किया मशीन खरीदने के लिए तो भी पैसा तो आया नहीं, कैश फ्लो में कैश तो फ्लो हुआ ही नहीं, मत लेना, इसको नहीं लेंगे। और पक्की बात है 2 लाख एसपीआर से कम हो रहा होगा, बिना एसपीआर के बोनस कहां से दोगे? बोनस देने के लिए एसपीआर चाहिए, एक कंपोनेंट एसपीआर है वो चाहिए बोनस देने के लिए, है ही नहीं एसपीआर, है ना। या फिर कैपिटलाइजिंग रिजर्व, कोई भी कैपिटल रिजर्व वगैरह होगा, एसपीआर नहीं तो कैपिटल रिजर्व होगा, वो भी कम हो रहा होगा उतने से, तो कैपिटल रिजर्व एसपीआर को इग्नोर कर देना। साथ में जो शेयर इशू हो रहा है वो भी फाइनेंसिंग में मत लिखना, क्योंकि क्लास ये फ्री में शेयर इशू हो रहा है तो ये कैश फ्लो के अंदर रिकॉर्ड होगा ही नहीं। बात आई समझ, इसको कैश फ्लो में हम नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर, ये आखिरी पॉइंट है 100% आना है। तो जिन बच्चों ने देखो पहले ही वीडियो स्किप कर दिया, उन्होंने ये पॉइंट मिस कर दिया, वो बोलेंगे सर ये तो आपने कराया नहीं था। इसलिए कहता हूँ वीडियो एंड तक देखा करो हमेशा, एंड में क्लास में रखा है क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस हैं, ध्यान सुनो एक एक करके सारे केस। सॉरी, सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बस इन्वेस्टमेंट में क्या है, वो ऑपरेटिंग से माइनस, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। यहाँ पे फाइनेंसिंग से माइनस और ऑपरेटिंग में प्लस होगा। ट्रीटमेंट तो आप जानते हो, फाइनेंसिंग से माइनस होता है और ऑपरेटिंग में प्लस होता है, मैं बता भी चुका हूँ। अब इसकी कैलकुलेशन के अलग अलग केसेस। सबसे पहला 9% डिबेंचर्स जो है, पहले था कितने का, 2 लाख का, अब कितना हो गया क्लास, 3 लाख का। पहले था 2 लाख का, अब कितना हो गया क्लास, 3 लाख का। तो यानी कि इतनी थी पक्की बात है, डिबेंचर इशू हुआ 1 लाख का। तो इशू ऑफ डिबेंचर तो फाइनेंसिंग में प्लस करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू ऑफ डिबेंचर तो फाइनेंसिंग में हम प्लस करेंगे ही करेंगे, ये तो श्योर है कि इशू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग में प्लस कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी क्लास तुम्हें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ध्यान समझना, तुम्हें डिबेंचर लोन पे कोई भी परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज, और तुम्हें नीचे ये कुछ भी नहीं दिया है, कब इशू किया, कब रिडीम किया, कुछ नहीं पता, तो भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप, किस पे निकालने सर? तो हमेशा क्लास ओपनिंग पे निकालना। तो जब तुम्हें कुछ भी ना गिवन हो तो क्लास ये क्लोजिंग पे भी निकाल सकते हो, उसके लिए नोट लिखना पड़ेगा। तो बेहतर है, क्यों नोट लिखोगे, एक्स्ट्रा काम क्यों बढ़ाओगे, हमेशा ओपनिंग पे निकालना। तो हम मानेंगे साल के एंड में ही हुआ है रिडीम, जिसकी इशू हुआ है साल के एंड में। तो जो ये 1 लाख इशू हुआ है साल के एंड में इशू हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग क्लास ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालते हैं। 2 लाख का 9% 18,000। पहला केस समझ में आ गया। यानी कि अगर नीचे कुछ ना लिखा हो तो ओपनिंग पे इंटरेस्ट निकालना है, बस सेट कर लो, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो। कुछ भी नहीं लिखा इंटरेस्ट के बारे में तो ओपनिंग पे निकालेंगे, अपने आप निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, ठीक है। दूसरा, सर ऐसा बोल सकता है 9% डिबेंचर्स इशू 1 अप्रैल 21। अगर 1 अप्रैल 21 को इशू हुआ, बात तो बराबर है ना, 1/4/21 हो चाहे 1 अप्रैल 21, ये पिछले साल का एंड है, ये इस साल का बिगिनिंग है, तो इंटरेस्ट बिल्कुल सेम आएगा 18,000, क्योंकि हमने यही तो माना ओपनिंग बैलेंस पे। तो अगर क्लास आपने 1/4/21 को इशू हुआ ना, हाँ 1 सेकंड, गलत गलत गलत, आपने साल के शुरू में इशू किया तो आप एंड वाली फिगर पे इंटरेस्ट निकालोगे। मेरी बात ध्यान समझना, पहले तुम्हें मैं दिमाग में डाल देता हूँ, फिर तुम्हें समझा दूंगा। डिबेंचर्स इशू हुआ है साल के शुरू में इशू हो गया, शुरू में इशू हो गया, तो एंड वाले फिगर पे इंटरेस्ट निकालना। एंड का फिगर है 3 लाख, तो तुम 3 लाख का 9% निकालोगे 27,000। ऑपरेटिंग में प्लस 27,000, फाइनेंसिंग में माइनस 27,000। तो अगर शुरू में इशू हुआ है तो एंड वाले फिगर पे आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर शुरू में इशू हुआ है। अब लॉजिक समझाता हूँ। शुरू में कर्जा था 2 लाख का, तुमने 1 लाख का और शुरू में ही इशू कर दिया। जब तुमने शुरू में इशू कर दिया तो शुरू में 3 लाख हो गया, पूरे साल 3 लाख कर्जा रहा, तो 3 लाख पे ही तो निकलेगा इंटरेस्ट। लॉजिक लगाओ ना, शुरू में ही। अगर मैं कंपनी में 1 तारीख को ज्वाइन करूंगा तो मुझे उस पूरे महीने की सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर मैं कंपनी में 31 तारीख को ज्वाइन करूंगा तो मुझे उस महीने की सैलरी थोड़ी मिलेगी। 31 तो एंड हो गया ना, उस महीने काम ही नहीं किया। यही वाला सिस्टम है। शुरू में ही 1 लाख इशू कर दिया आपने तो 3 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। और अगर तुमने एंड में इशू किया है इस साल के एंड में, तो उस 1 लाख पे थोड़ी दोगे फिर। इस साल के एंड में आपने उधार लिया, थोड़ी ब्याज दोगे आप। अगर मैं किसी मकान वाले के पास जाऊँ और मैं 30 तारीख को कमरा किराया पे लूँ तो क्या उस महीने का पूरा मुझसे किराया ले लेगा? खुद सोचो। हाँ, 1 तारीख को लूंगा तो उस महीने का किराया लगेगा, 30 को लूंगा तो क्यों लगेगा भाई, महीना खत्म हो गया ना, अगले महीने से लगेगा। वही है, आपने साल के एंड में इशू किया है तो शुरू वाले पे लगेगा। कुल मिला के बच्चों कहता हूँ रट लो यार, अगर तुम्हें टेंशन दे रहा है तो शुरू में हुआ है तो एंड वाले पे लगा देना, एंड में हुआ है तो शुरू वाले पे। लॉजिक भी मैंने समझा दिया अच्छे से, लॉजिक भी समझा दिया क्लास। अगर तुम्हें दिक्कत है, 1 दिन पेपर में बचा हुआ है तो आराम से इतना ही कर लो, ठीक है। तो अगर शुरू में इशू हुआ तो एंड वाले पे फिगर एंड वाले पे लगाना, शुरू में इशू रिडीम हुआ तो एंड वाले पे, एंड में इशू रिडीम हुआ तो शुरू वाले पे, चाहे इशू चाहे रिडीम हो। आगे बात समझ। अगला, डिबेंचर 1 लाख का इशू 1 अक्टूबर को, तो साल के शुरू में कर्जा था 2 लाख का, 1 अक्टूबर तक 2 लाख ही रहा, 6 महीने तक। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो काउंट नहीं करोगे बिकॉज 1 तारीख को इशू कर दिया, 1 अक्टूबर काउंट मत करना, सिर्फ सितंबर। तो 6 महीने तक लगेगा क्लास 2 लाख पे, फिर 1 लाख और इशू कर दिया तो अब कर्जा हो गया 3 लाख। तो अगले 6 महीने 9% 3 लाख पे लगेगा। लगाया 12 महीने का, ये 6 महीने का और ये 6 महीने का, बस दोनों को जोड़ दिया तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा देखो,
2 लाख का 9%, 6 महीने का कैलकुलेट कर लेता हूँ अभी। 2 लाख का 9% तो हो गया 18,000, 6 महीने का बनेगा 9,000, तो ये आ गया 9,000। 9,000 शुरू में कर्जा 2 लाख था, 6 महीने तक 2 लाख ही रहा, फिर 1 लाख और ले लिया तो अगले 6 महीने 3 लाख रहा। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर 2 लाख पे पूरे साल का निकाल दो और 1 लाख पे 6 महीने का निकाल दो, आंसर तब भी सेम आएगा, कर लो ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, 3 लाख का 9 पे 27,000 और 6 महीने का बनेगा 13,500, 13,500। तुम करके दिखाना, कमेंट बताना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 9 × 27 और 13,500 + 9, ये क्लास आ गया 22,500। टोटल इंटरेस्ट आएगा आपका 22,500। टोटल इंटरेस्ट जो क्लास आएगा वो कितना आएगा 22,500। अगर तुम निकालते वैसे 2 लाख का पूरे साल का 18,000, फिर 1 लाख का 9% 6 महीने का। 2 लाख का पूरे साल का, ठीक है, 18,000 हो जाता, 9 दूनी 18, फिर 1 लाख का 9% और 6 महीने का 4,500, तो 18,000 + 4,500 22,500, तब भी वही आता। अच्छा, अगर आपने 1 जुलाई को इशू किया है, वीडियो पॉज करो, कमेंट में दिखाओ निकाल के, फिर मैं कराता हूँ। तो अप्रैल मई जून 3 महीने तक 2 लाख पे, फिर 1 लाख और उधार ले लिया, तो अब जो 9 महीने बच्चे हैं वो 3 लाख पे। 9/12 देख लेना क्लास, आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे केसेस, आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर उतना ही आएगा जितना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 लाख का पूरे साल पे निकाल दो, 1 लाख का 9 महीने पे निकाल दो, तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। तो ये हो गया क्लास, जितने सारे के सारे केसेस थे, मैक्सिमम जितने भी पॉइंट आ सकते हैं। इसके अलावा फिक्स एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेट डेप अकाउंट, वो जरूर अच्छे से कर लेना, और आपका कैश फ्लो कहीं बाहर नहीं जाएगा इससे। एक एक करके सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। आया क्लास समझ?